ये जो फ्रेशर्स हैं उनका सबसे बेसिक स्किल्स उन्हें क्या डेवलप करना चाहिए? कि जब वो सीवी बना रहे हैं या जो भी उनके पास डिग्री है या जो क्वालिफिकेशंस हैं उन्हें ही वो ब्रीफ करके उसमें उन्हें लिखना चाहिए। वो एक समय के बाद एक सैलरी लूप में फंस जाते हैं। उनका एक 5 लाख का पैकेज हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया जॉब करते हुए, वो 7 लाख का पैकेज टच ही नहीं कर पा रहे। बंदा एक लॉन्ग टर्म तक किसी कंपनी में करता है, बेसिकली ऐसा देखा गया है कि 5 से 6 साल में कंपनी में वो कम से कम 8 से 10 कंपनी बदल चुका होता है। फिर एक टाइम के बाद ना आपका सैलरी हाइक होना बंद हो जाएगा। कोई भी एम्प्लॉय जब इंटरव्यू देने जा रहा है, क्या साइकोलॉजी या माइंडसेट रेडी रहना चाहिए उसका? तो उसका पहला फोकस ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसको पैसे पे बात करनी है। अच्छा, हाँ, प्रमोशन की बातें दिखती हैं, होती नहीं है। ऐसा नहीं है। प्रमोशन मिलता उस बंदे को है जो आजकल आप देख रहे होंगे कि एआई बहुत तेजी से आ रहा है, रिक्रूटमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हर एक इंडस्ट्री पे अपना अपना प्रभाव डालेगा। 20-25 हजार रुपए की नौकरी वाले लोग हैं, ये कैसे अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरेक्शन विशेषज्ञ के एक नया पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेल्पिंग हैंड कंपनी के बारे में। ये एक स्टार्टअप कंपनी है जिसने लास्ट 4 ईयर में 7,000 एम्प्लॉयज को उनकी डेस्टिनेटेड जॉब प्रोवाइड कराने में बहुत तेजी से मदद करी है। इसके फाउंडर एंड डायरेक्टर मिस्टर अश्विनी तिवारी जी आज हमारे साथ हैं। आज हम लोग इनसे बात करेंगे कि क्यों इतना प्रॉब्लम्स आ रही है, जॉब के लिए हम लोग इतना ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं बट उसके बावजूद जॉब नहीं मिल रही है। क्या ऐसी चीजें हैं जो मार्केट में कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है? बहुत सी ऐसी बेसिक बातें हम लोगों को पता ही नहीं होती है अपनी जॉब में अप्लाई करने के पहले, और किस तरीके से अपनी वैल्यूज को और हाई करना है, प्रोफेशनल लाइफ को कैसे ग्रो करना है। तो ज्यादा ना समय लेते हुए हम लोग बात करते हैं मिस्टर अश्विनी तिवारी जी से। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा नाम अश्विनी तिवारी है, हेल्पिंग हैंड स्टाफिंग सर्विसेज से। और हमारी संस्था जो है विगत लास्ट 4 साल से बहुत बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया। और 35+ क्लाइंट्स हमारे पास हैं। अच्छा। हाँ, जो कि बैंकिंग, एनबीएफसीज, आईटी, नॉन आईटी सब पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बढ़िया। अश्विन सर, पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आपका ये कंपनी है, कैसे, मतलब कहाँ से इसका फाउंडेशन कैसे हुआ? इसका फाउंडेशन कैसे हुआ कि जैसे पहले मैं भी जॉब कर रहा था। बढ़िया। और जॉब से ही स्टार्ट किया था, मैंने बैंकिंग से ही स्टार्ट किया, वहाँ पे काम किया। और उससे पहले कहीं न कहीं जैसे अगर बात करें शुरू में, जैसा फ्रेशर होता है, जैसे बहुत सारी कंसल्टेंसीज़ वगैरह होती हैं, वहाँ पे भी जाता है बंदा। वहाँ पे कहीं न कहीं चार्जेस लिए जाते हैं, चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो उन सब चीज़ों को मैंने फेस किया, मैंने चीज़ों को देखा, समझा। और बैंकिंग में काम करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे लगा कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, एक उन्हें एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म देना चाहिए, जिससे कि लोगों को आसानी से जॉब मिल सके। राइट। तो हमारी संस्था क्या करती है कि एक जॉब प्रोवाइडर कंपनी है, ठीक है? जो जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं क्लाइंट्स, ठीक है? लाइक जैसे बैंकिंग हो गया या एनबीएफसीज़ हो गया या आईटी, नॉन आईटी जितने भी क्लाइंट्स हैं, तो वो डायरेक्ट कैंडिडेट से जुड़ पाएँ। तो हमारी संस्था सिंपल सा क्या करती है, जो टैलेंट है, उसको सही जगह प्लेस कराने का जो कार्य करती है। तो वहीं से एक सोच थी, उसको हमने चालू किया 4 साल पहले। और नए-नए क्लाइंट्स हमारे साथ जुड़ते चले गए, नए-नए लोगों को हम जॉब दिलवाते चले गए। तो यहीं से कहानी ये स्टार्ट हुई। मतलब मुझे ऐसा जानना है कि आपकी एक एज अ कंसल्टेंसी कंपनी है, क्या स्कोप है इसका? मतलब ऐसी कंपनीज, जैसे मान लेते हैं आपका तो एक स्टार्टअप था, क्या प्रॉब्लम्स आई ऐसी कंपनी में? मतलब आपको अपनी कंपनी बनाने में क्या प्रॉब्लम्स आई? क्योंकि देखिए, जब आपने लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना जब जब हम लोग चालू करते हैं, उसके पहले भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल। सो मुझे ये समझना है कि ये जितना आसानी से आपने बोल दिया कि कंपनी चालू हो गई एंड ऑल ऑफ दैट, सो इतना आसानी से मुझे नहीं लगता कुछ होता है। बिल्कुल। देखिए, जैसे होता क्या है ना कि पहली चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, हमारी जो संस्था है ये स्टाफिंग कंपनी है, ठीक है? कंसल्टेंसी नहीं है। ओके। वो कोई चार्ज नहीं करती किसी कैंडिडेट से। हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी जो है कॉर्पोरेट टाई अप्स करती है क्लाइंट्स से, ठीक है? जो भी क्लाइंट्स का रिक्वायरमेंट्स रहता है, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट्स को वहाँ पे प्लेस करवाते हैं। तो उन्हें हम ट्रेन भी करते हैं कैंडिडेट्स को। अब जैसे फ्रेशर्स है, तो फ्रेशर्स को कहाँ पे जॉब आसानी से मिल सकती है या किस सेगमेंट में उनका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें हम लेके जा सकते हैं। तो बहुत अच्छा स्कोप है इस कंपनी में और इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। मुझे पहले ये बताइए कि आपकी जो 35 क्लाइंट्स हैं, जिन कंपनीज की आप बात कर रहे हो, मैक्सिमम फोकस आप लोग किस तरफ करते हो? मैक्सिमम फ़ोकस तो वैसे हम सारे सेगमेंट कवर करते हैं,
लेकिन हमारे पास जो मेजर क्लाइंट्स हैं वो बैंकिंग के हैं, एनबीएफसीज के हैं, कुछ फार्मा सेक्टर्स के भी हैं, ओके। मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग कवर करते हैं और आईटी सेक्टर में भी हम लोग काम करते हैं। अगर हम आपने जिन 4 इंडस्ट्रीज की बात करी, एक बैंकिंग बात करी, फार्मा बात किया, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड आईटी, सबसे ज्यादा जो फ्रेशर्स होते हैं उनको किस सेगमेंट में जाने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? मतलब इन 4 में से कहाँ सबसे ज्यादा, जब सीवी आपके पास आते हैं, मैं जानना चाहूंगा जी। कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ती है उन्हें? देखिए, कोई भी इंडस्ट्री में फ्रेशर्स के लिए इतना चैलेंजिंग नहीं है, वो अच्छा। इसलिए क्योंकि देखिए जो फ्रेशर है वो अगर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जी। अगर वो कंपनीज में अप्लाई करता है तो इजीली वो अप्लाई करके जॉब ज्वाइन कर सकता है। अभी होता क्या है कि जैसे बच्चा क्या माइंडसेट लेके आ रहा है, अभी वो बंदा अगर टेक्निकल की बात करे तो टेक्निकल डिग्री लेता है, वो अपना जो भी 3 साल 4 साल का कोर्स करता है, उसमें जो एक्सपेंसेस आते हैं अगर उनके अकॉर्डिंग वो देखता है और फिर वो सोचता है कि उसको एक बहुत ही हैंडसम सैलरी मिल जाएगी, सीधे ही मतलब पिच पे उतरेगा और छक्का मार देगा, ऐसा Right. पॉसिबल ही नहीं होता है। तो उसको ये माइंडसेट से आना चाहिए कि भाई हम एज अ फ्रेशर हैं, राइट। ठीक है। अगर हम आईटी की बात करें तो जो भी उस टाइप में जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपसे जो प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं या जो आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेके आ सकते हो, वहां पे जो आपको स्किल्स हैं जो आप ऐड ऑन कर रहे हो वो आप Right. अपने सीवी में मेंशन करो। आपका जो इंटरेस्ट है Right. वो इंटरेस्ट आप सीवी पे शो करो। जब आप वो समझ चीजें गया। शो करेंगे, वो सीवी आप लेके जाओगे इंटरव्यूअर के पास में, आप कंपनी में अप्लाई करोगे तो Right. डेफिनेटली आपको जॉब मिलेगा। लेकिन होता क्या है कि बंदा जो इंटरेस्ट है वो ना डाल के किसी दूसरी सीवी को देख के एज इट इज मेंशन कर देता है, तो उससे एम्प्लॉयर को ही प्रॉब्लम होती है और बच्चे को राइट जॉब भी नहीं मिल पाती है। ओके। तो प्रॉब्लम ये है, बाकी हर एक इंडस्ट्री में फ्रेशर्स के लिए वैकेंसीज होती हैं। आपके हिसाब से ये जो फ्रेशर्स हैं उनका सबसे बेसिक स्किल्स उन्हें क्या डेवलप करना चाहिए, मतलब फॉर अप्लाई फॉर जॉब? बेसिक स्किल्स जैसे कि मैंने बोला कि जब वो सीवी बना रहे हैं या जो भी उनके पास डिग्री है या जो क्वालिफिकेशंस हैं उन्हें ही वो ब्रीफ करके उसमें उन्हें लिखना चाहिए। डिटेल्ड की बात। डिटेल्ड की बात कर रहे हैं, डिटेल में लिखना चाहिए। जो भी स्किल्स है, जो भी जिस चीज में उन्हें इंटरेस्ट है, जिस उस सेगमेंट पे वो जाना चाहते हैं उसके बारे में उन्हें प्रॉपर चीजें उसमें सीवी में मेंशन करना है। क्योंकि फ्रेशर के बाद में ऐसा कोई स्किल्स है नहीं कि जिसको वो ऐड ऑन करे। भाई एक्सपीरियंस है तो उसके पास तो है ना कि वो लास्ट कंपनी में कौन सी कंपनी में क्या करा था, क्या डेजिग्नेशन था, क्या क्या उसके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, वो चीज वो ऐड कर सकता है। Right. बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एज अ फ्रेशर है वो, उसको कुछ नहीं पता मार्केट के बारे में, बट उसको इंडस्ट्री के बारे में कुछ तो पता है ना कि क्या जा रहा है। अगर आईटी में गया तो प्रोजेक्ट उसने बनाए होंगे, या नॉन आईटी में है कहीं बैंकिंग में जाना चाहता है तो एज इट इज कुछ ना कुछ स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स है, या जैसे कहें कि कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में कुछ इनपुट आप लेके जाओ, जिस कंपनी में अप्लाई करने जा रहे हो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती। तो अगर ये चीज़ हम सीवी में कुछ चीज़ें मेंशन करेंगे तो आसानी से वो जॉब पा सकता है। ओके। अभी आपने बात करी थी जो भी लोग किसी कॉलेजेस में होते हैं, उनको जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने किए होते हैं उसको अपने सीवी में मेंशन करें, उससे क्या हायरिंग में इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल आता है इम्पैक्ट, अगर वो मेंशन उसने जो करा है। राइट। क्योंकि पहले जो रिक्रूटर होता है, जो एचआर होता है, वो सबसे पहले क्या देखता है, पहले सीवी देखता है वो। तो सीवी जब देखेगा तो सीवी देख के ही वो एनालाइज करता है कि ये कैंडिडेट हमारे लिए सही है या नहीं है। तो अगर सीवी में चीजें उसने सही मेंशन करी होंगी तो उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे उसको फिल्टर लगा के आगे वो इंटरव्यू के लिए शेड्यूल करेगा उसको। अगर वो सीवी में ही गलत इन्फॉर्मेशन डालेगा, ठीक है, जैसे उसने क्वालिफिकेशन तो कर ली, अभी जो जो चीजें हैं उसने उसमें नहीं डाली हैं तो सीवी में कैसे मालूम चलेगा? एक एग्जांपल देकर समझाइए। अभी जैसे एग्जांपल की बात करें भाई, चलो बहुत सारे बंदे क्या होते हैं, जैसे अब यूपी बिहार की हम बात कर लें तो वहाँ मोस्टली क्या करते हैं लोग, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। ठीक करते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन किया उसने, हाँ किया। फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है या बीएड बीटीसी ये सब चीजें कर लेता है। अभी वो बंदा अगर बैंकिंग में जा रहा है तो बैंकिंग में बीएड बीटीसी का क्या रोल है? कोई भी रोल नहीं है। एज अ फ्रेशर जा रहा है वो, तो उसको नॉर्मल ग्रेजुएट ही दिखाने की जरूरत है। या ग्रेजुएशन के बाद में अगर कोई बीकॉम करा हुआ है, एमकॉम करा हुआ है, वहाँ पे भी जैसे कोई प्रोजेक्ट पे काम करा है या किसी कंपनी में उसने काम किया, कंपनी में जैसे कि लोकल जॉब भी कर लेते हैं, वहां से भी कोई स्किल ले रखी है, तो अगर आपके पास स्किल है तो उसको आप मेंशन करो। अगर आप वहां पे बीएड बीटीसी और ये सब आप डाल दे रहे हो तो आपका सीवी ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन है ये, क्वालिफिकेशन नॉट स्किल्स। नॉट स्किल्स है। तो क्योंकि वही ये चीज है ना कि जो जिस चीज के लिए बनी हुई है ना वो वहीं पे चीजें सही लगती है। राइट। अभी अगर बीटी से करा हुआ वो सरकारी टीचर की तैयारी कर रहा है तो वहां पे करेगा तो उसके लिए तो बेनिफिट होने वाला है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट नहीं होगा। फ्रेशर्स को मैंने नोटिस किया है कि उन्हें, अगर मैं कॉमनली एक इशू देखूं, मैक्सिमम फ्रेशर्स को 2-3 साल के बाद समझ में आता है कि मुझे किस काम
में जाना चाहिए, या फ्रेशर्स को पता ही नहीं होता है कि वो कौन सी नौकरी के लिए अप्लाई करें? देखिए जैसा फ्रेशर बंदा है, अभी जिस भी सेगमेंट में उसने पढ़ाई करी है, जिस चीज़ में पढ़ाई करी है, तो उसको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तो उसको खुद से ये चीज़ें देखनी चाहिए। यह जो करियर काउंसलिंग प्रोग्राम कंपनी चलाती हैं, ठीक है? ये जो चलते हैं, उन पे जाके अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए ताकि उसको पता चल सके कि एग्ज़ैक्टली मुझे कहाँ जाना है और हम कहाँ पहुँच सकते हैं। क्योंकि कंपनी फ्रेशर किसको मानती है? कंपनी फ्रेशर उसको मानती है जो बंदा ग्रेजुएट होके निकला है, ठीक है? या अपना जो भी पढ़ाई कर रहा है वो करके वो निकला हुआ है। अभी उसको मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो उस सेगमेंट में तो कंपनी उठा लेती है उसको। कि भाई अभी आप आओ, आपको हम ट्रेन करेंगे, 3 महीने 4 महीने सिखाएँगे, आप काम सीखो, कम सैलरी पे, कम बजट पे, जिससे कि जब चीज़ें स्किल्स वहाँ पे एनहांस करनी है आपको। अगर वहाँ पे आपको कम पैसा मिल रहा है, तो आप पैसे पे फ़ोकस ना करके स्किल पे फ़ोकस करो कि आपको वहाँ पे सीखने को क्या-क्या मिल रहा है। जब आपके पास स्किल आ जाएगी, अभी आप वही कंपनी में कंटिन्यू आप कंपनी करेगी, नहीं तो आप किसी दूसरी कंपनी में जा सकते हो, आप अच्छे पैकेज में कंपनी आपको उठा लेगी। क्यों? क्योंकि आपका स्किल है। आजकल एक ट्रेंड ऑफिस कल्चर एंड रिमोट और एक हाइब्रिड भी बहुत तेजी से बदले हैं। बिल्कुल। इससे क्या इम्पैक्ट आया है, मतलब जो फ्रेशर्स हैं और एक्सपीरियंस है उससे, मतलब वर्क लाइफ का क्या कल्चर, मतलब क्या डिफरेंस आया है, क्या ऐसा? देखिए, इसको अगर हम 2 माइंडसेट से देख सकते हैं। एक तो एम्प्लॉयर के माइंडसेट से देखते हैं। एम्प्लॉयर के माइंडसेट में क्या होता है कि अगर हमारा ऑफ़िस है, ऑफ़िस से हम वर्क करवा रहे हैं, तो हम एक लिमिटेड स्टाफ बैठा सकते हैं। वहाँ पे चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है? बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं, जहाँ पे हम रिमोट लोकेशन पे देके काम करवा सकते हैं अपना। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा बचेगा, सारी चीज़ें। ट्रेनिंग तो हम वैसे भी ऑनलाइन भी करा सकते हैं आज के टाइम पे, क्योंकि कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें ऑलमोस्ट अब बहुत ही सही टाइम से सही चीज़ें मतलब चलने फ्लो में चलने लग गई हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम अभी आता नहीं है। तो अगर रिमोट जॉब भी कर रहा है ना, तो रिमोट जॉब भी एम्प्लॉयर के माइंडसेट से भी उसका कॉस्ट कटिंग है, पैसा बचता है उसका और धंधा भी सही हो जाता है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय के माइंडसेट से देखें, तो एम्प्लॉय का माइंडसेट ये है कि भाई उसको घर पे ही काम मिल जा रहा है, बाहर जाने की उसको ज़रूरत नहीं है, रिमोट लोकेशन पे ही काम कर लेगा, उसका टाइम भी बच रहा है, वो टाइम अपनी फैमिली को भी दे सकता है। जो ऑफ़िस टाइम ही है, वो ऑफ़िस टाइम में ऑफ़िस का काम करे, बाकी चीज़ें वो अपनी फैमिली टाइम में भी दे सकता है। तो दोनों के उससे ये रिमोट लोकेशन जॉब बढ़िया है। हाइब्रिड मॉडल भी कह सकते हैं, हाइब्रिड मॉडल में भी ये है कि उससे कनेक्टिविटी ऑफ़िस से भी बनी रहती है कि कुछ दिन ऑफ़िस से कर लिया, कुछ दिन अपना घर से कर लिया। तो ये भी चीज़ें हम कर सकते हैं। समटाइम्स मैंने नोटिस किया है कि जो रिमोट की हम लोग बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज को हायर करते हैं, जैसे आप बैंकिंग सेगमेंट की बात कर रहे हैं, उनके सोर्सेज को यूटिलाइज करके सेल क्रिएट करी जाती है और फिर उसको किनारे कर दिया जाता है। विद इन 2 मंथ्स 3 मंथ्स में ऐसा होता है, बहुत होता है। मैंने बहुत एम्प्लॉयज के साथ ऐसा देखा है। तो ऐसा क्यों करती हैं कंपनियां? देखिए, इसमें कंपनी का क्या है कि कंपनी जब भी किसी कैंडिडेट को लेके आती है, तो उनका माइंडसेट तो पहले ये होता है, अगर एज़ अ फ्रेशर की बात करें, एक्सपीरियंस की बात नहीं, एज़ अ फ्रेशर की, तो वो सोचते हैं कि 3 महीने बंदे को टाइम दिया जाता है। हम्म। अभी वहाँ पे कैंडिडेट क्या गलती करता है, कैंडिडेट सोचता है कि अभी 3 महीना तो मेरे को कोई प्रेशर नहीं हो रहा, हम्म। तो वहाँ पे वो स्किल अपनी डेवलप नहीं करता, चीज़ें डेवलप नहीं करता। तो फिर कंपनी फिर क्या करती है कि भाई जब आप चीज़ें डेवलप नहीं कर रहे हो, चीज़ों को एनहांस नहीं कर रहे हो, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहे हो, तो कंपनी उसको कब तक रखेगी अपने यहाँ पे? एक लिमिटेड टाइम तक ही तो रख सकती है। फिर वो बंदा मार्केट में जाता है और बोलता है कंपनी ने मेरे को निकाल दिया। वैसे कोई भी कंपनी किसी भी एम्प्लॉइज़ को निकालती नहीं है कभी भी। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोडक्टिविटी दे रहे हो, आप किसी कंपनी के एसेट्स हो, तो कंपनी आपको क्यों बाहर करेगी? क्योंकि जब नया बंदा लेके आएगी, उसके ट्रेनिंग में एक्सपेंसेस होते हैं, उसके ऑफ़र में एक्सपेंसेस होते हैं, जॉइनिंग में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारा कॉस्ट लगता है। तो का कॉस्ट बार-बार हम क्यों लगाएँगे, कंपनी क्यों लगाएगी? अगर वही बंदा हमारे साथ कंटिन्यूअसली वर्क करेगा, अच्छा प्रोडक्टिविटी करेगा, हम क्यों बाहर करेंगे उसको? तो बाहर करने का सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि वो बंदा प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल के दे पा रहा है। ऑन एन एवरेज भी नहीं काम करेगा, तो कोई भी कंपनी नहीं रखेगी। आजकल जो मैनेजर्स होते हैं, वो जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ बहुत रूडली बिहेवियर बोल सकते हैं, या बहुत समटाइम्स क्या होता है कि अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, समटाइम्स किसी अपने एम्प्लॉय को हायर करने के लिए उनके ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि बस आदमी नौकरी से जाए और अपने आदमी को ले आए। तो ये सारी चीजें क्या आप लोगों तक आती हैं या नहीं आती हैं? ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है कंपनी कंपनी को, कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि ये ऐसे मैनेजर्स, ऐसे एम्प्लॉइज़ को परेशान करें। बट हाँ, ये मैनेजमेंट अपर लेवल पे ऐसा नहीं होता है। ये जो ग्राउंड लेवल पे जो मैनेजर्स राइट। रहते हैं, ठीक है? उनके साथ इश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। क्योंकि देखो कभी-कभी क्या होता है, सारे मैनेजर एक जैसे नहीं होते। कुछ मैनेजर्स होते हैं ऐसे। बट ये चीज़ें अगर एम्प्लॉयी उसको एक्सीलरेट करेगा मैनेजमेंट तक, तो डेफ़िनिटली चीज़ें वो रिज़ॉल्व हो जाएँगी।
बट कभी कभी एम्प्लॉय भी डरता है ना कि अगर अपने मैनेजर की शिकायत ऊपर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी जॉब जा सकती है। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रेशर्स हो या फ्रेशर्स की ही हम लोग बात करें तो फ्रेशर्स ऐसा क्या, अगर किसी फ्रेशर्स के साथ ऐसा हो रहा है, किसी एम्प्लॉय के साथ ऐसा हो रहा है कि उसका मैनेजर उसे बहुत परेशान कर रहा है या उसको गलत तरीके से मोबिलाइज किया जाता है समटाइम्स, जी। कि प्रेशराइज किया जा रहा है, उसके ऊपर मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, स्ट्रेस दिया जा रहा है, उससे बचने के लिए उसे क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए उसके पास अपने जो एचआर हैं उनसे बात करनी चाहिए उसको। अपनी जो हर एक कंपनी में कंप्लेन करने का वो चीज़ें रहती हैं कि एचआर के पास में चीज़ें भी बताए, विद प्रूफ के साथ में जो भी उसके साथ हो सकता है। क्योंकि कई टाइम समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉइज़ मैनेजर नहीं भी गलत कर रहा होता है, एम्प्लॉइज़ पे गलत ब्लेम लगाते हैं। कभी भी ऐसा भी होता है। तो कहीं न कहीं अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रूफ तो आपके पास भी होना चाहिए ना कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो उसको कंप्लेन ज़रूर करनी चाहिए। अगर एक्चुअल में उसके साथ ऐसा हो रहा है, तो एचआर को उसको बताना चाहिए, अपने एचआर को, ओके। मैनेजर को। तो कंपनी डेफ़िनिटली उसके खिलाफ एक्शन लेगी। क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं चाहती ना कि उसका अच्छा एम्प्लॉयी छोड़ के जाए। क्योंकि जब वो अच्छा एम्प्लॉयी छोड़ के जाता है बाहर और गलत एक्टिविटीज़ होती है कंपनी में, तो कहीं न कहीं वो 10 कंपनी में बताता है जाके। फिर उससे गलत इम्पैक्ट भी तो पड़ता है ना। कंपनी कहीं न कहीं बदनाम होती है। तो ये चीज़ें हम कह सकते हैं कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है, किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में है, तो आप डेफ़िनिटली कंप्लेन करो। अपनी आवाज़ तो उठानी ही चाहिए। मैंने एक चीज और ऑब्जर्व करी है, कुछ एम्प्लॉयज एज अ फ्रेशर या सम थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है तो अपने सीवी में एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के साथ जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब उन्होंने 6 मंथ जॉब करी होती है, वो 1 साल लिख कर चले जाते हैं। समटाइम्स उन्होंने जॉब ही नहीं करी होती है, समटाइम्स उन्होंने किसी कंपनी में 1 से 2 महीने जॉब करी होती है, उसको सीवी में मेंशन नहीं करते। कितने परसेंट तक आपको लगता है ये, और मैंने देखा लोगों को रिजल्ट मिलता है, क्या ये ठीक है? देखिए, ये चीज़ें जो भी होती हैं, कैंडिडेट्स जो करते हैं टेम्परिंग, ये बेसिकली वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। रीज़न क्या है? देखो, आप टेम्परिंग करके जॉब तो पा सकते हो, जॉइन तो हो सकते हो, बट आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी, उतनी स्किल नहीं होगी। आपने टेम्परिंग करके बाय द वे पहली चीज़ तो पहले आप पकड़ जाओगे पहले ही, ठीक है? अब इतने सारे प्रोसेस होते हैं, वेरिफिकेशंस होते हैं, तो बंदा वैसे ही उसको ऑफर जनरेट नहीं होगा, क्या पकड़ जाता है। वेरिफिकेशंस होते हैं? आपने जिस भी कंपनी का लगाया हुआ है कि मैंने लास्ट कंपनी में काम किया है, तो डेफ़िनेटली उनके एचआर का या उनके मैनेजर का नंबर तो लिया ही जाता है, ठीक है? तो कंपनी अपने लेवल पे उसको वेरीफ़ाई कर लेती है, पकड़ लेती है कि हाँ, ये बंदा इसने टेम्परिंग करा, उसको वहीं से ही कर देती बाहर। बाय द वे 1% चांसेस हैं कि हो भी गया, जॉइन भी वो लोग कर लेते हैं। जब वो अपने डेस्क पे जाएगा, जो उसका वर्कआउट है, जो चीज़ें उसको दी जा रही हैं, वो उसको सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा वहाँ पे, काम ही नहीं कर पाएगा। क्यों? काम तो उसने किया नहीं है। तो जब काम नहीं किया, तो अल्टीमेटली कंपनी से आप बाहर हो ही जाओगे। हम्म। तो आपको टेम्परिंग करने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। जैसे मोस्टली बहुत सारे जैसा आप कह रहे हो ऐसे करते हैं कि बहुत से लोग सैलरी हाइक करने के लिए हाँ। टेम्परिंग करी कि हाँ। भाई उसका 3 लाख का पैकेज है, उसको 4 लाख का पैकेज मिल जाए, ऐसे करके राइट। मिल तो गया 4 लाख का पैकेज, बट आपको उतना प्रोडक्टिविटी भी तो करके देना पड़ेगा ना। और काम आपको आता नहीं है, जब काम आएगा नहीं तो 1 महीना तो आप कर सकते हो, 2 महीना कर सकते हो, कंपनी उसके बाद बाहर कर देगी आपको। क्योंकि जितना ज्यादा आप हाइक सैलरी लेके जा रहे हो, जितना एक्सपीरियंस आप लेके जा रहे हो, तो डेफिनेटली कंपनी का भी आस्क होता है कि आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी करके दो उसको, ज्यादा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देगा, आप कर नहीं पाओगे, आप बाहर हो जाओगे। समटाइम्स एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज के साथ मैंने एक चीज नोटिस करी है कि वो एक समय के बाद एक सैलरी लूप में फंस जाते हैं, मतलब समटाइम्स उनका एक 5 लाख का पैकेज हो गया, अब उनको 5 लाख के पैकेज से 7 लाख के पैकेज पे 5 साल हो गया, 6 साल हो गया जॉब करते हुए, वो 7 लाख का पैकेज टच ही नहीं कर पा रहे। उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कंपनी से समटाइम्स एक ही कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि ऐसी कंपनी में ग्रो हो जाए, और वो अपने पैकेज को ग्रो ही नहीं कर पा रहे होते। समटाइम्स कंपनी उनको सपोर्ट नहीं कर रही होती है। इन चीजों, ये सब चीजें क्या आपके पास आती हैं, या इस पर आपका क्या ओवरव्यू है कि मतलब किस तरीके से उसको, एम्प्लॉय को अपने फेवर में चीजें कैसे लेकर आए वो? देखिए, ऐसी सिचुएशन में तब होता है जब बंदा एक लॉन्ग टर्म तक किसी कंपनी में करता है या 5 से 6 साल भी कर रहा है। तो बेसिकली ऐसा देखा गया है कि 5 से 6 साल में कंपनी में वो कम से कम 8-10 से 10 कंपनी बदल चुका होता है। तो जब अच्छा। आप जंप करते हो ना किसी कंपनी, कहीं पे 4 महीने किया, कहीं पे 6 महीने किया, कहीं पे 1 साल किया, तो आपने सैलरी तो बढ़ा ली। फिर एक टाइम के बाद ना आपका सैलरी हाइक होना बंद हो जाएगा। क्यों? हम्म। क्योंकि आपको जो रोज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी या कुछ जो चीज़ें हैं, वो तो आप कर ही नहीं पा रहे हो। भाई आपने सैलरी तो बढ़ा ली, और फिर जब वो आप सीवी आपने अपना खराब किया हुआ है ना 6-6 महीने करके, हम्म। तो जब आगे एचआर देखता है तो वो यही देखेगा ना कि भाई 6 महीने इसने किया, फिर 6 महीने भाई सस्टेनेबिलिटी। हाँ, सस्टेनेबिलिटी नहीं है उसके पास, वो कहीं टिक नहीं पा रहा।
तो अगर एक ही बंदा है और वो, ये तो बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं अलग अलग डोमेन में घूम के आते हैं, कभी इंश्योरेंस में काम कर लिया, कभी बैंक में काम कर लिया, कहीं जाके फार्मा में ज्वाइन कर लिया, कहीं पे जाके कहीं फिर वो कहीं और ज्वाइन कर लिया। तो आप 10 जगह से घूम के आओगे ना, तो आपका जॉब में सैलरी कभी बढ़ेगा ही नहीं। ठीक। तीसरा पॉइंट जो आपने बोला, एक पॉइंट की जैसे एक ही कंपनी में 5 साल तो कर रहा बंदा, फिर भी उसका सैलरी हाइक नहीं हो रहा। देखिए उसके एक रीज़न सिंपल सा ये होता है कि पहला रीज़न तो ये है कि वो बंदा अंडर परफॉर्मेंस है, या मतलब एवरेज परफॉर्मर बोल सकते हो। ना तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ना बहुत गंदा काम कर रहा है, समझ रहे हैं? 60%। हाँ, वो मतलब 50-60% काम कर रहा है, मतलब अपनी सैलरी का और कुछ पार्ट कंपनी को प्रॉफिट देके निकल जा रहा है, ठीक है? तो इससे कंपनी का भी लॉस नहीं है, ठीक है? नया बंदा लेके आएँगे, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी बंदे को हो गई है, वो अपनी स्किल को एनहांस नहीं कर रहा, वो उतनी सैलरी में खुश है। अभी एक टाइम के बाद में उसको लगता है यार 5 साल मेरे को हो गए और मेरा सैलरी तो 3 ही लाख का पैकेज है, 4 लाख का ही पैकेज है, या इतना सैलरी बढ़ नहीं पा रही है। फिर वो कहीं और मूव करता है। तो जब कहीं और मूव करता है तो फिर उसी एवरेज में तो उसकी सैलरी बढ़ेगी ना फिर वो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी कंपनी में हैं, तो आपको बेहतर परफ़ॉर्म करना होगा। आप कंपनी के लायबिलिटीज़ मत बनिए, एसेट्स बनिए। अगर किसी कंपनी में आप एसेट्स बनते हैं, तो कंपनी आपकी सैलरी भी बढ़ाएगी, आपको इंसेंटिव भी देगा, आपका प्रमोशन भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। कंपनी आपको कभी जाने नहीं देगी। अमन गुप्ता जो बोर्ड के फाउंडर, उन्होंने एक बात बोली भी थी कि अगर आप वेल टैलेंटेड हैं और असेट्स के रूप में हैं या रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, अगर आपकी कंपनी नहीं बढ़ा रही तो 10 कंपनियां बाहर खड़ी होंगी आपको लेने के लिए खड़ी आपको है। अप्रोच करने के लिए। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। सो मैटर ऑफ फैक्ट ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी से कितना इम्पैक्ट आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है। आप क्या वैल्यू ऐड कर पा रहे हो? क्या वैल्यू ऐड आप कर पा रहे हैं। आजकल एचआर का रोल बहुत हो गया है, मतलब फॉर जॉब मैनेजर्स का तो है ही, लेकिन एचआर का भी एक, एचआर क्या इम्पैक्ट डालता है जब कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा होता है या जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होता है, तो एचआर का क्या इम्पैक्ट रहता है। देखिए, जो एचआर है, वो कंपनी का एज़ अ बैकबोन है। हम्म। विदाउट एचआर के तो कंपनी में कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट डिसाइड कर सकता है कि मेरे को क्या-क्या करवाना है। एचआर के पास में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं कि वो राइट कैंडिडेट को राइट प्लेस पे वो फिक्स करे। तो एचआर को हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। उसको हायरिंग तो करनी, सिर्फ़ उसका हायरिंग करने का ही काम नहीं है। मैनेजमेंट को सारी चीज़ें, जो भी इश्यूज़ होते हैं, क्रिएट होते हैं, वो सबको रिज़ॉल्व भी करना होता है उसको। उसको मैनेजर चाहिए, कौन-सी लोकेशन में उसको एफओएस चाहिए या लीडरशिप का रोल चाहिए बंदा। तो उन्हें क्या है कि जब बंदे को रखते हैं वो, तो एज़ अ ओनरशिप पे काम करना पड़ता है। राइट। कि हम अपनी कंपनी में किसी बंदे को हायर कर रहे हैं, तो ये बंदे को हमारी कंपनी में ऐड ऑन होने से क्या बेनिफिट हमारी कंपनी को हो सकता है, या हमारी कंपनी में क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। तो एचआर का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा क्राइटेरिया है कि उसको हर एक चीज़ का नॉलेज होता है कि किस बंदे को कहाँ फिक्स करना है, क्या चीज़ें करनी, क्या नहीं करना, एवरीथिंग। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सॉल्यूशन तो एचआर ही प्रोवाइड करेगा ना। तो उसका बहुत ही वर्सेटाइल पूरा चीज़ें रहती हैं। समटाइम्स मैंने सुना है कि एचआर एक बार जैसे ही जॉब लग गई, उसके बाद एचआर बीच अगर कोई भी एम्प्लॉइज कॉल कर रहा है तो या मेल कर रहा है, उसका रिस्पॉन्ड भी नहीं करते हैं एचआर। नहीं, ऐसा नहीं है। रीज़न ये होता है कि अभी आज जैसे रहेगा कॉल करने का, तो कॉल आप करते हो, अब दिन में 10 बार आप कॉल करते हो। उसके पास कोई स्पेसिफिक एक लोकेशन तो है नहीं कि वो सिर्फ़ लखनऊ में बैठा हुआ है या कानपुर में बैठा हुआ है। भाई वो तो एक रीजनल एचआर है या फिर एक रीजन उसके अंडर में आता है, तो उसके हर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करना होता है। आप प्रॉपर अगर मेल करेंगे या व्हाट्सएप करेंगे तो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा कि आपने जो क्वेरी करी है उसका रिज़ॉल्व होगा, बट थोड़ा-सा पेशेंस रखना। अगर टाइमली आप मेल कर रहे हो, तो मेल पे आपको जवाब मिलेगा। अभी आप सोचो 10 बार दिन में कॉल करोगे, उससे जवाब मिल जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है ना वो चीज़ें। कोई भी एम्प्लॉय जब इंटरव्यू देने जा रहा है, अदरवाइज फ्रेशर है या एक्सपीरियंस्ड है, सो क्या साइकोलॉजी या माइंडसेट रेडी रहना चाहिए उसका। अगर कोई व्यक्ति है और वो इंटरव्यू देने जा रहा है, ठीक है? तो जिस भी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने जा रहा है वो एज़ अगर फ्रेशर जा रहा है, तो उसको माइंडसेट ये लेके जाना है कि उसका पहला फ़ोकस ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उसको पैसे पे बात करनी है, ठीक है? अच्छा। हाँ, क्योंकि उसको जो पैसा मिल रहा है वो एज़ अ रिवॉर्ड मिल रहा है, ओके। ठीक है? देखिए, हम अगर ये माइंडसेट लेके जा रहे हैं, जैसे कैंडिडेट मोस्टली यही होता है, जो फ्रेशर्स होते हैं वो एक्सपेक्टेशंस उनका हाई होता है कि मेरे को राइट। 25,000 मिल जाए, 50,000 मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। कंपनी का जो बेसिक सैलरी है वो कंपनी देगा ही देगी, ठीक है? आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अभी आपको वहाँ पे ये देखना है कि आपको वहाँ पे क्या-क्या सीखने को मिल रहा है। क्या वैल्यू आप ऐड कर रहे हो। अब एज़ अ फ्रेशर बंदा है,
ठीक है, उसे कुछ नहीं पता, बट उसका जिसमें इंटरेस्ट है उसी फील्ड में बंदा वो गया, तो वहां पे अगर वो 3 मंथ से 4 मंथ 6 मंथ तक अगर वो बंदा सीख लेगा, जो नॉलेज ले लेगा ना, उसके बाद में उसको जो सैलरी हाइक चाहिए वो तो मिलेगी ही। तो उसको फर्स्ट 6 मंथ एज अ लर्निंग फेज में जाना चाहिए। और बंदा अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस तो लेके आया ही बंदा, वो 1 साल 2 साल 3 साल जितने साल का भी एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस में जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पे उसने लास्ट कंपनी में निभाई है वो चीजें वहां पे मेंशन करे, जो जो उसने काम किया है, जिस क्राइटेरिया पे उसने काम किया है, जो प्रमोशंस मिले हैं वो भी मेंशन कर सकता है, कितना उसको क्या चीज़ें वहाँ पे बेनिफिट मिले हुए हैं, कितना काम किया है, कितना टाइम एफिशिएंसी है, टाइम मैनेजमेंट पे कितना काम किया है, कितना टाइम प्रोडक्टिविटी रहा है वो। अगर ये सारी चीज़ें अगर वो मेंशन करेगा, हाईलाइट करेगा, तो डेफिनेटली उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा और उसको सिलेक्शन भी मिलेगा। जिन फ्रेशर्स की आप बात कर रहे हो उन्होंने एक सैलरी मिल गई उनको, बट यही फ्रेशर फिर जब दूसरी कंपनी में जाएंगे, सीटीसी तो उनका वही रहेगा ना जो उनका बेसिक रहा होता है। कंपनियां सर नहीं बढ़ाती हैं, कंपनियां उसी सीटीसी में उनसे जॉब करवाती रहती है, फिर वही सीटीसी अगर वो लिख के जा रहा है तो नेक्स्ट कंपनी तो उसको उसी सैलरी के बिहाफ पे हाइक देगी। 30% से ऊपर हाइक मिलता नहीं है, 30% किसी को जल्दी मिलता नहीं है। अब अगर 15,000 वो व्यक्ति कमा रहा है, 10 से 15% का ग्रोथ हुआ, क्या ग्रोथ हुआ बताइए। तो अगर 1 साल पे उसने काम किया है, ठीक है, देखिए हर एक इंडस्ट्री का कुछ ना कुछ मिनिमम रहता है, फ्रेशर्स में भी। अब जब 1 साल का बंदा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कंपनी का एक मिनिमम बजट होता है, मैक्सिमम बजट होता है कि एक कंपनी उसको यहाँ से मतलब 20,000 रुपए सैलरी 25,000 तक देगी। अभी सैलरी अगर 15,000 भी है ना, तो आपको 15,000 में हाइक नहीं देंगे, वो मिनिमम जो सैलरी 20,000 वो तो मिलेगा ही ना, मिलेगा। तो आपको 10% 20% ज्यादा तो हाइक मिल ही गया, ऑलमोस्ट मिल गया। फिर उसके बाद में वहां पे आप काम अच्छा करोगे तो आपका प्रमोशन भी होगा, सैलरी भी बढ़ेगी। सर प्रमोशन की बातें दिखती हैं, होती नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रमोशन मिलता उस बंदे को है जो अच्छे से काम करता है, अपना सारी चीजें टाइम पे करता है। सर आजकल तो टारगेट के अगेंस्ट में मैनेजर्स, पहले कंपनी प्रेशर देती है कि टारगेट कंप्लीट करो, टारगेट कंप्लीट करो। टारगेट कंप्लीट करने के चक्कर में पहले फेक सेल्स होती हैं, फिर फेक सेल्स अगर मैनेजर उसको चाहता है तो उसको मैनेज कर दिया जाता है, मैनेजर उस एम्प्लॉय को नहीं चाहता है तो उसी फेक सेल्स के बिहाफ पे उसको कंपनी से बाहर कर दिया जाता है। देखिए ये सब चीजें होती हैं, लेकिन सब जगह नहीं होती हैं। अगर बात करें हम, जो कैंडिडेट्स है वो फेक सेल्स क्यों करेगा? उसको फेक सेल्स करने के लिए अगर कोई बोल रहा है तो आप उसकी कंप्लेन कर सकते हो ना। आपको फेक सेल्स करनी नहीं है। आपको, आप देखो, अगर आप सेल्स की बात करो, अब सेल्स करने जा रहे हो मार्केट में, तो पहले माइंडसेट आपको ये बनाना पड़ेगा कि आप कस्टमर के साथ एज ए रिलेशनशिप बनाओ। अगर आप रिलेशनशिप बनाए हो और आपने मार्केट में एक्चुअल में काम किया है तो आपको रेफरेंसेस पे भी काम करने को मिलेगा। राइट। तो आपका प्रोडक्टिविटी, आपका जो टारगेट है वो हमेशा अचीव हो जाएगा। वो अलग बात है, कंपनी का कभी कभी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होता है, ठीक है, लेकिन ऑन एन एवरेज जो नंबर है आपका वो हमेशा बेटर रहेगा। अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आप क्रॉस सेल अच्छे से कर पाओगे। और रिलेशन अगर आपने अच्छा नहीं बनाया, वन टाइम वाला, जैसे नहीं आपका ना फ्रॉड सेल, तो फ्रॉड सेल कितनी कर सकते हो आप? 1 करोगे, 2 करोगे, वो बंदा कंप्लेन भी तो करेगा आपके खिलाफ। सर हमारे नोन में एक लड़का था, मेरा बहुत अच्छा कलीग, पहले उसका बिजनेस थोड़ा सा डाउन हुआ, बिजनेस डाउन होने के लिए वो पीआईपी में जाने वाला था। पीआईपी में जाने से पहले उसके मैनेजर ने बोला एक काम करो, तुम एक एक्स अमाउंट की सेल कर दो। अब जब उसने कर दिया तो उसकी चेक बाउंस हो गई। उसी चेक के बिहाफ पे जिस मैनेजर ने बोला था, उस मैनेजर ने उनको लूप पे लिया, एचआर को लूप पे लिया और उनको गेट आउट कर दिया। अब इससे में एम्प्लॉय कहाँ जाएगा, क्योंकि वो अपनी रहना उसको मैनेजर के साथ है। एचआर अगर मैनेजर को कुछ ज्यादा कह देता है तो क्लाइंट को दिक्कत, अगर एम्प्लॉय से ज्यादा बोल दिया तो मैनेजर उसको बाद में देख लेगा। इन सब चीजों के लिए जो आजकल बेसिक 15-20 हजार रुपए के लोग नौकरी कर रहे हैं, इनके साथ ये सारी चीजें बहुत होती हैं। देखिए इनमें से क्या है ना, ये सब चीज़ों से बचने का सिंपल सा तरीका यही कहा ना कि वो पीआईपी पे क्यों गया। पीआईपी पे इसीलिए गया ना कि उसका धंधा डाउन गया। धंधा डाउन होने का रीजन क्या है? क्योंकि उसने रिलेशन पे काम नहीं किया, उसने सेल्स पे काम किया। समझ पा रहे हैं? तो अगर हम बेसिक प्रोसेस से चलेंगे और जो प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ये हालात में पहुंचेंगे नहीं। और अगर ये हालात में पहुंचेंगे नहीं तो ये बात आएगी नहीं। तो हमें मैनेजर का दबाव भी मानना नहीं पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर हम प्रॉब्लम आ रही है, समझ रहे हैं, अगर तो हमारे पास जो सोल्यूशन भी तो है ना, हम बेसिक से चल रहे हैं तो बेसिक चीजों को फॉलो करेंगे। सेल्स को किस तरीके से आप ले रहे हो ये भी तो डिपेंडेंट कर रहा है ना। भाई आप गए पीआईपी पे तो रीजन क्यों है?
एक महीना परफॉर्म ना करने को तो पीआईपी मिलती नहीं है। भाई उसने लास्ट 2 महीने 3 महीने में धंधा नहीं किया होगा तो पीआईपी उसको मिली। तो किसी व्यक्ति का 1 महीना खराब हो सकता है, 3 महीने खराब नहीं हो सकते ना, अगर वो कंटिन्यूसली मार्केट में है तो। अगर वो मार्केट में ही नहीं है, कहीं और बिजी है, तो फिर तो पीआईपी पे जाएगा ही जाएगा। राइट। तो इससे बचने का सिंपल सा यही तरीका है कि वो ऐसी सिचुएशन ही क्यों आने दे, और अगर कहीं ऐसा होता है तो डेफिनेटली कंप्लेन करे। उसको अपने राइट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। जब भी कोई कंपनी होती है, कंपनी उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, उस टाइम में को सारी चीज़ें ब्रीफ करी जाती हैं कि भाई अगर आपका मैनेजर प्रॉब्लम कर रहा है, आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका सोल्यूशन के लिए आप यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ कंप्लेन कर सकते हो। तो अब वहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि वो मैनेजर से रिलेशन बना के चल रहा है, तो मैनेजर रिलेशन बनाने से क्या होगा भाई, जब हमारी जॉब ही नहीं रहेगी तो हमारा रिलेशन तो वैसे ही खत्म हो गया उससे। सर कुछ लोगों की जॉब तो ऐसे चलती है। वो कुछ लोग की चलती, मैं कुछ लोग की बात नहीं कर रहा ना, मैं तो मेजर उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस है। अगर आप प्रोसेस फॉलो करोगे तो कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। जैसे कि मैं एक्सपीरियंस वालों पर बात कर लेता हूँ। आफ्टर सम टाइम क्या होता है, 4 से 5 साल 6 साल एक इंडस्ट्री में एक व्यक्ति ने जॉब किया, उसको समझ में आ रहा है कि अब 10 साल हो गए, अब उसको इंडस्ट्री चेंज करनी। उनको लगता है कि अगर मैंने इंडस्ट्री इस उम्र में चेंज करी, 10 साल बाद चेंज करी, तो अब मेरा करियर खत्म हो जाएगा, फिर मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। समय को देखते हुए अगर कोई व्यक्ति ऐसा डिसीजन ले रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, ठीक है उसके लिए या रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है? देखिए, अगर वो 10 साल बाद उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि वो गलत सेगमेंट में है, तो कहीं ना कहीं उसने जो लास्ट 10 साल काम किया ना, तो उसमें उसने किया क्या? पहली चीज़, आप 10 साल किसी इंडस्ट्री को दे रहे हो, तो अगर देखिए आप किसी भी गलत इंडस्ट्री में चले गए, गलत इन द सेंस कि आपने किसी कंपनी कोई कंपनी में काम स्टार्ट किया, तो आपको वहाँ का प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन क्या है, कि एक इंडस्ट्री कितना ग्रो कर सकती है। आप 1 साल 2 साल 3 साल मार्केट में काम करोगे, आपको नॉलेज हो जाता है। समझ रहे हैं? अब अगर आप 10 साल बाद अचानक से आपके दिमाग में आता है कि नहीं यार ये इंडस्ट्री मेरे लिए सही नहीं, मेरे को दूसरी इंडस्ट्री में मतलब ट्रांसफ़र लेना चाहिए या कहीं और जाना चाहिए, भाई तो कहीं ना कहीं उसका बेसिक ही प्रॉब्लम कर रहा है ना। अगर वहीं पे वो चीज़ें सुधार लेता, ये चीज़ें दिमाग में 3 साल पहले आ गई होती, अभी तो वो फंस चुका है ना, वो सेकंड जगह जाएगा, तो पहले तो उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलने वाली है, क्योंकि कोई कंपनी एज अ फ्रेशर तो उसको काउंट नहीं करेगी। क्योंकि रीज़न क्या होता है, अगर वो 10 साल किसी इंडस्ट्री में दे चुका है तो ऑलमोस्ट सैलरी भी उसका 35-40 के अराउंड आ गया होगा। ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फैमिली की होती है, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, तो कोई कंपनी एज अ फ्रेशर तो काउंट करेगी नहीं। तो दूसरी इंडस्ट्री में जाना और फिर वहाँ पे काफ़ी टफ डिसीजन होता है। और अगर आप किसी इंडस्ट्री में आप चले भी गए, ज्वाइन भी कर लिया इन केस, तो फिर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आपको, क्योंकि वो 10 साल तो आपके ख़राब हो गए ना, नो डाउट 10 साल का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आपको मिला ही होगा, लेकिन फिर उससे आपको डबल तेज़ी से मेहनत करनी पड़ेगी। तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी दी है कि जिस इंडस्ट्री में आप हो वहीं पे अगर आप अपनी स्किल्स को और इन्हेंस करो, तो डेफिनेटली वहाँ पे और आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, बकाया कहीं और ज़ीरो से स्टार्ट करने से अच्छा। भाई आप ज़ीरो से स्टार्ट करोगे तो फिर आपको चढ़ने में टाइम लग जाएगा। तो अगर आप वहीं जहाँ 10 साल आपने दिए उस इंडस्ट्री में थोड़ा और टाइम दो, और टाइम देने के बाद थोड़ी और स्किल्स इन्हेंस करो, देखो कि कहाँ गैप आ रहा है, उस गैप को पूरा करने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मैंने नोटिस किया बहुत से लोग, पहले क्या होता है कि आजकल जोमेटो, उबर, जेप्टो, इन जैसी कंपनियों में पहले पार्ट टाइम काम करने आते हैं, फिर उनको समझ में आता है कि इस पार्ट टाइम में ज़्यादा पैसा है, फिर पार्ट टाइम से फुल टाइमर हो जाते हैं। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको समझ में आता है कि वो एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं, अब वो किसी दूसरी इंडस्ट्री के काबिल नहीं बचे, और अगर वो दूसरी इंडस्ट्री में अप्लाई करना चाहते भी हैं तो क्या प्रोसेस होता है? देखिए, जैसे कि आपने बोला कि जो पहले पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो पार्ट टाइम स्टार्ट करते हैं काम? या तो स्टूडेंट होते हैं, राइट, ठीक है, या कहीं पे भी कहीं ना कहीं बिजी होते हैं, बिजी इन द सेंस कि कहीं पढ़ाई कर रहे होते हैं या कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता है। समटाइम्स तो कुछ लोग जॉब करते करते भी तो, हाँ, जॉब करते भी हैं और वो सोचते हैं इधर पे भी हम पार्ट टाइम कर लें। देखिए, जो ये डबल माइंडसेट का गेम है ना, ये बहुत खतरनाक है। और अगर आपका गोल पहले से निश्चित है, जैसे कि मैंने बोला, अगर कोई फ्रेशर बंदा पहले ही उसकी काउंसलिंग हो जाए और पहले ही चीज़ें उसको बता दी जाएं कि अगर आप इस मार्केट में जाते हो तो यहाँ से आपको वहाँ तक पहुँचने का रास्ता ये है, इसमें इतना टाइम लगने वाला है, इस इंडस्ट्री में जाओगे तो इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब आपने जो पढ़ाई करी उसके नॉलेज से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आपको ये पता होगा कि भाई यहाँ से हमें वहाँ लखनऊ तक जाना है, किस रोड मैप से जाना है, तो आप आसानी से जा सकते हो।
पर आपको पता ही नहीं है कि आप बस से जाओगे, कि आप ट्रेन से जाओगे, कि आप हेलीकॉप्टर से कैसे जाओगे, तो फिर आप फंस जाओगे। अभी आप पार्ट टाइम जॉब करने गए हो, आपका गोल तो था नहीं वो, तो उसे आप एज अ पार्ट टाइम ही रखोगे, पर्सनल एक्सपेंसेस आपके निकलते रहें। वो प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप वो एक्सपेंसेस जो आपके पार्ट टाइम निकालने आए थे, फिर आप उसको फुल टाइम में, अभी जो और एक्सपेंसेस हैं आपने, और एक्सपेंसेस आपने बढ़ा लिए, जबकि आपका फोकस क्या होना चाहिए कि जो पढ़ाई का खर्च है, जो हमारे पर्सनल है, वो बस निकलता रहे। अभी आप अगर उसी से, अभी आप फ़ोन भी ईएमआई पे ले ले रहे हो, बाइक भी ईएमआई पे ले ले रहे हो, तो एक्सपेंसेस आपने बढ़ाए, राइट, लाइबिलिटीज हो गई। लाइबिलिटीज बढ़ा लिया आपने। अभी आप सोचो यार, ये यही काम सही है। अब जब आप 10 साल उस काम को करने लग जाओगे, 5 साल कर लिया, तो आप इंडस्ट्री से ऑलरेडी बाहर हो ही चुके हो। फिर अब नया क्या सोचने जा रहे हो करने के लिए, क्योंकि अब आपका दिमाग तो सिंपल सा ही है कि भाई यहाँ से माल उठाना और वहाँ डिलीवर कर देना है जाके। अभी आप कौन सी कॉर्पोरेट कंपनी आपको रख लेगी। तो कहने का मतलब, आप इस लूप होल में जब घुसने जा रहे हो, तो घुसने से पहले ही अगर आपके सोल्यूशन बता दिया जाएगा, तो डेफिनेटली आप घुसोगे ही नहीं, फंसोगे ही नहीं ऐसे चक्रों में। कुछ कंपनीज रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग के नाम पे पहले एम्प्लॉयज से पैसे लेती हैं, रेफरेंस के नाम पे पेमेंट लेती हैं, और समटाइम्स उनको आफ्टर पेमेंट भी काम नहीं कराती हैं, और या पेमेंट अलग से लेती हैं। ऐसे फ्रॉड से कैसे बचा जाए? तो कैंडिडेट को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी कंपनी जॉब प्रोवाइड करने के लिए पैसे नहीं चार्ज करती है। ओके। तो पहला तो हमें माइंडसेट ये होना चाहिए कि हमें किसी के झांसे में नहीं आना है, ना किसी कंसल्टेंसी के, या जो भी, अगर कोई बंदा ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है तो किस चीज़ का ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, पहले तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए। क्योंकि कोई भी कंपनी एज अ फ्रेशर तो आपको लेती है, ठीक है, कोई रेफरेंस से या किसी कंसल्टेंसी के नाम से आपको कोई नौकरी नहीं देता है। राइट। 19-20 तो चलता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी का रेफरेंस दिया मुझे कि भाई आप इनको देख लेना, देख लेने का मतलब ये नहीं हो रहा है कि मतलब आपके कहने मैंने उसको रख लिया। मैं उसकी नॉलेज को चेक करूंगा, उसकी चीज़ों को देखूंगा कि हाँ ये 19-20 है, 19-20 इन द सेंस कि हाँ ये बहुत अच्छा भी नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं, ये सीख सकता है 1 से 2 महीने में या कुछ टाइम में, तो उसको मैं ले सकता हूँ। बट अगर मुझे पता है कि नहीं यार ये किसी काम का तो है ही नहीं मेरे, तो मैं क्यों लूँगा। कोई कंपनी अपना लॉस नहीं कराना चाहती, तो बचने का सिंपल सा तरीका ये है, आप डायरेक्ट कंपनी से कनेक्ट करिए, या जैसे ऑनलाइन पोर्टल बहुत सारे हैं, जैसे naukri.com है, जॉब है, वर्क इंडिया है, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन है, यहाँ पे अपना आप CV अपलोड करिए, चीज़ों को सही से डालिए, जो एक्चुअल नॉलेज है वो उसमें लिखिए, जो एक्चुअल आपको मिनिमम सैलरी है वो लिखिए। एज अ फ्रेशर है, कोई सैलरी नहीं मिल रही है, तो आप उसमें एक्सपेक्टेशन भी मिनिमम ही रखिए। वहाँ पे ये मत करिए कि नहीं मेरे को तो 50,000 चाहिए, तो फिर आप गलत उसमें ट्रैक में जाएंगे तो गलत सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो अगर आप सही ट्रैक पे जाओगे और सही लोगों से कनेक्ट करोगे, अभी तो गवर्नमेंट भी चला रही है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप कौशल विकास मिशन वगैरह, यहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो, फ्री में ट्रेनिंग होती है, वहाँ से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हो। वो लोग भी प्लेसमेंट करवाते हैं, जॉब लगवाते हैं। और बाकी बहुत सारे अब तो जॉब फेयर भी होते हैं, कॉलेजेस में भी होते हैं, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। तो कहने का मतलब, स्टार्ट करने के लिए आपको एटलीस्ट एक सीढ़ी पे तो कदम रखना पड़ेगा। राइट। तो कहने का मतलब, आप छोटा स्टेप लो। अब रील देख के मत जाओ कि रील में आपने देख दिया, सोशल मीडिया में देख लिया कि भाई 2 साल काम किया और 2 साल काम करने के बाद वो सीधे से लैम्बोर्गिनी में चलने लग गया। तो ऐसा नहीं होता है राइट। रियल लाइफ में। तो रियल लाइफ में क्या है, छोटी सीढ़ी से स्टार्ट करो और चीज़ें अपने आप ग्रो होती चली जाए। आजकल आप देख रहे होंगे कि AI बहुत तेजी से आ रहा है, इसका रिक्रूटमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, AI जो है, AI मॉडल पे हर एक इंडस्ट्री पे अपना अपना प्रभाव डालेगा। रिक्रूटमेंट में डेफिनेटली अपने प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, AI अगर हम अडॉप्ट कर लेते हैं रिक्रूटमेंट में, जितने भी HR हैं, स्टाफिंग कंपनी है, या जो भी एम्प्लॉयज़ हमारे हैं, तो उन्हें हम क्या है कि भाई आप AI आ रहा है, तो उसको आप इस माइंड सेट से मत लो कि AI आ रहा है तो मेरी जॉब चली जाएगी। आप इसको अडॉप्ट करने की कोशिश करो, आप उसको सीखने की कोशिश करो। अगर आप उसको सीखोगे तो आप और बेहतर होगे, तो आपका जॉब कभी खतरे में नहीं रहेगा। अच्छा, AI आने से सबसे पहले मुझे लग रहा है कि ये जितने भी डेटा एनालिसिस की जॉब्स हैं, अभी मैं पढ़ रहा था तो जितने भी मॉल्स में लोग सेल्समैन, एज अ सेल्समैन की हैं, इन सब की जॉब चली जाएंगी उनकी जगह, क्योंकि कम रोबोट आ जाएंगे। रोबोट क्या है कि उनको कम उसमें इन्वेस्टमेंट है और उनका जो रिजल्ट टाइम है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। सो ऐसे में ये जो 20-25 हज़ार रुपये की नौकरी वाले लोग हैं, 30,000 रुपये तक, ये कैसे अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाएंगे? देखिए, जैसे कि अभी आपने बोला ना कि अभी आपको पता है कि आने वाला है, पर टाइम है ना आने में। राइट। तो अभी से क्यों ना हम उसकी तैयारी कर लें। राइट। हम एक नई स्किल सीखने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं।
हम एआई को अडॉप्ट करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर उसको हम अडॉप्ट करेंगे, उसको हम सीखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम दूसरे चीज़ में मोल्ड हो सकते हैं ना। राइट। हम डर के तो कुछ होने वाला है नहीं ना कि भाई एआई आ रहा है, मेरा जॉब जाने वाला, अभी हम क्या करें। राइट। तो आपको ऑप्शन खोजने पड़ेंगे कि भाई एआई आ रहा है, हमारे इसमें क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, हम क्या वैल्यू ऐड कर लें कि एआई के साथ में हमारा ये जॉब सस्टेन रहे, चलता रहे। तो सिंपल सा यही है इसमें कि आप जिस भी सेगमेंट में आप काम कर रहे हो, उस सेगमेंट में एआई का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कौन सा टूल्स आप सीख लेने से आप बेहतर हो जाओगे, जिससे कंपनी आपको बाहर ना करे। मतलब अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अब जैसे मोबाइल है, आप मोबाइल यूज़ करते हो, वो भी टाइम टाइम पे अपडेट होता है ना। अपडेट नहीं करो तो हैंग होने लगता है। तो वैसे ही है ना, परिवर्तन तो होता ही है ना, प्रकृति भी परिवर्तन करती है। तो सिंपल सी चीज़ें हैं कि आप भी एआई आ रहा है, उसे डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो भी उसके टूल्स हैं, वो टूल्स को आप यूज़ करो, सीखो और अपने वो वैल्यू ऐड करो। ओके, तो बहुत अच्छा लगा तिवारी जी आपसे बात करके। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके पास कोई जॉब के लिए अप्लाई करने आता है, तो जी। उसके लिए आप ऐसा क्या कर देखिए, सकते हैं या ऐसा क्या सुझाव देना चाहेंगे लास्ट में? हम ये सुझाव देना चाहेंगे कि जो भी आपके चैनल के माध्यम से हमें अपना सीवी या अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करवाता है, तो हम उन्हें वैल्यू ऐड करेंगे, मतलब उन्हें प्रेफरेंस मिलेगा और हमारी टीम जल्द से जल्द उनसे कनेक्ट करेगी और उन्हें जॉब प्रोवाइड कराने में पूरी मदद करेगी। उन्हें प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर कोई भी आपके चैनल के माध्यम से पॉडकास्ट देखने के बाद आते हैं, तो जी, उन्हें हम बेटर अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा बात करके। धन्यवाद। नमस्कार।